नमस्कार छात्रों। आज का अपना टॉपिक जो चल रहा था मौर्य वंश, तो उसमें अपन आगे बात करेंगे मौर्य वंश के। कल अपने बात की थी चंद्रगुप्त मौर्य की, उसके बाद में की थी बिंदुसार की। अब आज अपन बात करेंगे बिंदुसार के बाद मौर्य वंश का अगला शासक कौन बनता है उसकी बात करेंगे। मौर्य वंश का अगला शासक अशोक की बात करेंगे। तो जो आज का टॉपिक है अपना 10th बोर्ड के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इस टॉपिक में कंपटीशन एग्ज़ाम के बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। कंपटीशन एग्ज़ाम में कैसे सवाल पूछा जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। 10th बोर्ड में भी सिलेबस में भी है, 12th के अंदर भी सिलेबस में भी है, और 10th बोर्ड में इस टॉपिक से कैसे सवाल पूछे जाएंगे वो मैं सवाल भी आपको, क्वेश्चन भी आखिर में, वीडियो के आखिर में बताऊंगा। तो अपन आज शुरुआत करते हैं सम्राट अशोक की, यानी कि मौर्य वंश का बिंदुसार के बाद में जो शासक बनता है उसका नाम है अशोक। और अशोक जो 273 ईसा पूर्व से लगाकर 232 ईसा पूर्व तक इन्होंने मौर्य वंश का शासन किया था। तो अपन शुरुआत करते हैं कि 273 ईसा पूर्व में अशोक सम्राट बना था। तो अपन बात करते हैं कि बिंदुसार के बाद मौर्य वंश का अगला उत्तराधिकारी कौन बना था? सम्राट अशोक। यानी कि बिंदुसार के बाद मौर्य वंश का अगला शासक कौन बना था? अशोक बना था। इसके अलावा अशोक की माता का नाम यानी सुभद्रांगी था। यानी कि माता का नाम क्या था? सुभद्रांगी। यानी कि अशोक की माता का नाम क्या था? सुभद्रांगी। इसके अलावा अपन बात करते हैं कि अशोक की 2 पत्नियां थी। अशोक की कितनी पत्नियां थी? 2 पत्नियां थी। एक का नाम महादेवी था, दूसरे का नाम कारुआ की। यानी कि अशोक की 2 पत्नियां थी, एक का नाम महादेवी था, दूसरे का नाम कारुआ की था। और महादेवी से अशोक के एक पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ था। पुत्र का नाम महेंद्र था और पुत्री का नाम संघमित्रा था। तो अपन आगे बात करते हैं कि अभिलेखों में, यानी कि जो अभिलेख हैं, यानी अशोक ने जो अभिलेख लिखाए थे, अभिलेख किससे कहते हैं ये अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अभिलेखों में अशोक ने कुछ उपाधियों भी दी थी। यानी अशोक को किन उपाधियों से जाना जाता है, या अशोक के और क्या क्या नाम थे, तो ये जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी? अभिलेखों से। तो अशोक को अभिलेखों में किन नामों से जाना गया? देवना पीर्य और देवना पीर्यदर्शी। देवना पीर्य का अर्थ होता है देवताओं के समान पीर्य, और देवना पीर्यदर्शी यानी देवताओं से भी ज़्यादा पीर्य। यानी वहाँ की किसके लिए? अशोक की जनता के लिए। यानी अशोक अपने जनता में देवताओं के समान प्रिय और देवताओं से भी ज़्यादा प्रिय था। तो अपन आगे बात करते हैं कि कुछ अभिलेख है, जैसे मास्की का अभिलेख एवं गुजरा का अभिलेख, यानी कि ये हमारे दक्षिणी भारत के अभिलेख हैं। तो इनके अंदर अशोक का नाम मिलता है। यानी कि इन अभिलेखों के अंदर जो मास्की और जो गुजरा का अभिलेख है, इनके अंदर अशोक का नाम अशोक मिलता है। इसके अलावा कुछ और भी बातें बताई गई हैं। सिंहली की अनुश्रुति के अनुसार, यानी अनुश्रुति का अर्थ होता है सुनी सुनाई बातें। यानी कि सिंहली ने बताया कि सिंहली ने कहा कि सुनी सुनाई बातें हैं। तो उन्होंने बताया कि अशोक ने जब राज्य ग्रहण किया था, यानी कि राजगद्दी प्राप्त की थी, तो उन्होंने 99 भाइयों की हत्या की थी। अशोक ने राजगद्दी प्राप्त करने के लिए कितने भाइयों की हत्या की थी? 99 भाइयों ने। यह बात किसने बताई? सिंहली की अनुश्रुति में। यानी कि ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक हमारा ग्रंथ है लामा तारानाथ। यानी कौन सा ग्रंथ है? लामा तारानाथ। ये तिब्बत का ग्रंथ है। तिब्बती यात्री था, उसने लिखा था। वो बता रहा कि अशोक ने 6 भाइयों की हत्या की थी। इसके अलावा एक हमारा और ग्रंथ है महावंश। यानी महावंश में बताया जाता है कि अशोक ने 11 भाइयों की हत्या की थी। तो यानी बताया जाए कि सिंहली कह रहा है कि 99 भाइयों की हत्या की, महावंश कह रहा है 11 भाइयों की हत्या की, लामा तारानाथ कह रहा है 6 भाइयों की हत्या की। लेकिन ये भी बात सही है कि बिंदुसार के 101 पुत्र थे। कितने पुत्र थे?
एक पुत्र थे, यानी कि बिंदुसार के कुल कितने पुत्र थे? 101, यानी अशोक के टोटल भाई कितने थे? 101 भाई थे। लेकिन अशोक का जो सबसे छोटा भाई था उसका नाम था सुसीम। अशोक के सबसे छोटे भाई का नाम क्या है? सुसीम। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन में पूछा जा सकता कि अशोक के सबसे छोटा भाई का नाम क्या था? सुसीम था। अब अपन आगे बात करते हैं कि अशोक जब राजगद्दी पर बैठा था तो वो टाइम था 273 ईसा पूर्व, यानी कि अशोक ने राजगद्दी कब प्राप्त की थी? 273 ईसा पूर्व। लेकिन अशोक ने राजगद्दी प्राप्त करने के 4 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? यानी 4 वर्ष बाद, यानी कि अशोक राजगद्दी पे बैठने के 4 साल बाद उन्होंने अपना राज्य अभिषेक करवाया था। कितने साल बाद? 4 साल। मतलब अशोक ने 4 साल क्या किया? केवल युद्ध ही युद्ध किया था, मतलब अपने साम्राज्य का विस्तार ही विस्तार किया था। मतलब 4 साल तक उनको टाइम ही नहीं मिला राज्य अभिषेक करने का भी। तो अशोक का राज्य अभिषेक कब हुआ था? 269 ईसा पूर्व के अंदर अशोक का राज्य अभिषेक हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कंपटीशन में। अशोक ने राजगद्दी कब प्राप्त की? 273 ईसा पूर्व। अशोक का राज्य अभिषेक कब हुआ? 269 ईसा पूर्व में। इसके अलावा कलहण के अनुसार, यानी कि अशोक ने कश्मीर के अंदर श्रीनगर की स्थापना की, यानी कि कश्मीर के अंदर इन्होंने एक नगर बसाया था, श्रीनगर। इसके अलावा एक और से था खोतान, यानी कि इसकी भी स्थापना सम्राट अशोक ने की थी। इसके अलावा अशोक ने नेपाल के अंदर, कहाँ पर? नेपाल के अंदर ललित पतन नामक नगर की स्थापना की। मतलब इससे क्या पता चलता कि अशोक का साम्राज्य नेपाल तक फैला हुआ था, यानी बहुत बड़ा साम्राज्य के ऊपर अशोक ने अपना अधिकार कर रखा था। तो कश्मीर के अंदर श्रीनगर एवं खोतान, इसके अलावा नेपाल के अंदर ललित पतन नामक नगर की स्थापना की थी। ये भी सुनने में आ रहा है कि अभिलेखों के अंदर के अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष में, यानी अशोक का राज्य अभिषेक कब हुआ था? 269 ईसा पूर्व, यानी कि 269 ईसा पूर्व, यानी राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष में। यानी इसमें से -8 करो तो 8 माइनस करेंगे तो कितना रहेगा? 261, यानी कि राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष में, यानी 261 ईसा पूर्व में अशोक ने एक युद्ध किया था जिसका नाम था कलिंग का युद्ध। कौन सा युद्ध था? कलिंग का युद्ध। और बताया जा रहा कि उस समय कलिंग का जो शासक था नंदराज, कौन था? नंदराज नामक एक राजा था, यानी कि उनके मध्य ये कलिंग का युद्ध होता है, अशोक और नंदराज के मध्य। और इस युद्ध में अशोक की विजय प्राप्त होती है और अशोक ने इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोगों को मारा था और 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को अशोक ने इस युद्ध में घायल किया था। और जब इस युद्ध को अशोक ने जीत लिया था तो फिर कोई नहीं बचा था, सिर्फ सम्राट अशोक बचा था। तो पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पर खून की नदियाँ बह रही थी, यानी बच्चे चिल्ला रहे थे, औरतें रो रही थी, मतलब विलाप कर रही थी। तो उस समय अशोक का क्या हो गया? हृदय परिवर्तन हो गया था। क्या हो गया था? हृदय परिवर्तन। यानी अशोक ने कलिंग का भीषण नरसंहार के बाद, यानी कि भीषण नरसंहार का अर्थ होता है मनुष्यों की मृत्यु, यानी कि मनुष्य की जो मृत्यु हुई थी, यानी कि 1 लाख लोग मरे, 1.5 लाख से ज़्यादा लोग घायल हुए। यानी कि इस भीषण नरसंहार के बाद अशोक का मन परिवर्तन हो गया था और अशोक ने उसी समय प्रतिज्ञा ली थी कि अब मैं आगे से कभी भी युद्ध नहीं करूंगा। यानी कि उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि आज के बाद मैं कभी भी युद्ध नहीं करूंगा। और उसी समय अशोक ने भेरी घोष की जगह दम घोष की स्थापना की। भेरी घोष का अर्थ होता है युद्ध करना और दम घोष का अर्थ होता है धर्म का पालन करना। यानी मैं आज से धर्म के पालन, यानी धर्म के रास्ते पर चलूँगा। ये हृदय परिवर्तन हुआ था। उसके बाद में बताया जा रहा है कि कलहण, यानी कि कलहण की एक पुस्तक है जिसका नाम है राजतरंगिणी। यानी उनके अंदर बताया कि अशोक ने बाद में बौद्ध धर्म को अपनाया था। अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म अपनाया था। और अशोक, ये भी बताया जाता है कि अशोक भगवान शिव के उपासक थे। किसके उपासक थे? शिव के अनुयायी थे, यानी उपासक थे।
इसके अलावा क्वेश्चन यह भी पूछ सकते हैं कि अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी थी? तो एक उपगुप्त नामक एक बौद्ध भिक्षु था। कौन था? बौद्ध भिक्षु। यानी कह रहे कि उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को किस धर्म की शिक्षा दी थी? बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। इसके अलावा यह भी बताया जा रहा कि अशोक ने 12 बर की पहाड़ियों में आजीविकों के रहने के लिए, यानी कह रही आजीविकों यानी कह रही जो लोग आने जाते रहते थे, मतलब उन लोगों को रहने के लिए उन्होंने 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। कितनी गुफाएं बनाई थी? 4 गुफाओं की भी एक ट्रिक है, बराबर सोचो कवि के, अपन बाद में आगे बताएंगे अगले वीडियो के अंदर। 4 गुफाएं बराबर सोचो कवि के 4 गुफाओं का नाम है सुदामा, चौपार, करण्याकर्ज, विश्व झोंपड़ी। यानी कह रही ये 4 गुफाएं थे, इनका निर्माण भी सम्राट अशोक ने करवाया था। इसके अलावा यह भी बताया जा रहा कि अशोक ने राज्य अभिषेक के 10वें वर्ष में, यानी कह रही अशोक के राज्य अभिषेक के 10वें वर्ष में, यानी राज्य अभिषेक कब हुआ था? 269 ईसा पूर्व 10वें वर्ष में, यानी कह रही 10वें वर्ष में अशोक ने बौद्ध गया। और राज्य अभिषेक के 20वें वर्ष में, यानी कह रही लुम्बिनी नामक स्थान पर उन्होंने धम्म की यात्रा की थी। यानी कह रही 10वें वर्ष में कहाँ पर धम्म की यात्रा की? बौद्ध गया के अंदर। और 20वें वर्ष में कहाँ पर यात्रा की थी? लुम्बिनी के अंदर। तो यानी कह रही उन्होंने यहाँ पर धम्म की यात्रा की थी, मतलब धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए वो यहाँ पर गया था। तो ये आज का अपना टॉपिक था सम्राट अशोक के बारे में। अब बोर्ड के अंदर इसमें से कैसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं? तो बोर्ड के अंदर इसमें से इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहीं से कि अशोक ने राजगद्दी कब प्राप्त की, या अशोक का राज्य अभिषेक कब हुआ था? तो राज्य अभिषेक कब हुआ था? 269 ईसा पूर्व में। इसके अलावा यह भी क्वेश्चन बनता है कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था? यानी कि कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। या ये भी पूछ सकते हैं कि कलिंग का युद्ध कब और किन के मध्य हुआ? कलिंग के शासक नंदराज और सम्राट अशोक के मध्य हुआ था। या कलिंग का युद्ध का विजेता कौन बना था? सम्राट अशोक बना था। इसके अलावा जो कलिंग है वर्तमान के अंदर है उड़ीसा, यानी कि उड़ीसा के अंदर स्थित है ये। इसके अलावा अशोक ने 12 बर की पहाड़ियों में आजीविकों को रहने के लिए 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। कौन कौन सी गुफाएं थी? सुदामा, करण या कर्ज, चौपार या विश्व झोंपड़ी, यानी ये 4 गुफाएं थे। इसके अलावा ये भी पूछ सकते कि अशोक ने राज्य अभिषेक के 10वें वर्ष या 20वें वर्ष के अंदर कहाँ पर उन्होंने धम्म की यात्रा की थी? तो 10वें वर्ष के अंदर बौद्ध गया और 20वें वर्ष के अंदर लुम्बिनी के अंदर यात्रा की थी। इसके अलावा यह भी पूछ सकते हैं कि अभिलेखों के अंदर अशोक को किन 2 उपाधियों के नाम से भी जाना जाता है? तो 2 उपाधियाँ थी, देवना प्रिय और देवना प्रियदर्शी। इसके अलावा यह भी पूछ सकते हैं कि अशोक का नाम अशोक किन अभिलेखों के अंदर मिलता है? तो उन अभिलेखों का नाम है मास्की तथा गुजरा। यानी कह रही ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और कंपटीशन के एग्जाम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कलहन की एक पुस्तक है जिसका नाम है राज तरंगिणी। यानी कह रही कि इसके अंदर भी अशोक का पूरा विस्तार, यानी जो राज तरंगिणी है इसके अंदर अशोक के कश्मीर का, यानी कह रही कि कश्मीर जो क्षेत्र है वहाँ का पूरा वर्णन इसमें देखने को मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।